Good evening, everyone. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Vidya. Good evening, Diksha. Good evening, Adarsh. Good evening. Good evening, Akila. Good evening, Anand. Good evening, Krishna. तो अब अमाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? अभी क्या सर क्लियर नहीं आ रही है ढंग से। क्लियर नहीं आ सर कम आ रही है मुझे। अच्छा, ठीक है। अब आ रही है सही? यस सर। अब ठीक आ रही है? ठीक है। वो एक्चुअली माइक डिस्कनेक्ट हुआ था। तो भाई मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी से ये चैप्टर्स ऑर्गेनिक के जरूर कर लेना। और देखो, केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, भले 11th हो या 12th हो, आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, और अगर जो उसमें इंडेक्स क्वेश्चन दिए वो भी आप जरूर कर लेना, ठीक है। और फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए ये पीडीएफ मैंने आपको भेजी रखी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में आपको नहीं करवा सकता, ठीक है ना। जो डाउट होगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चंस प्लीज अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब हमें जल्दी से जो है इंग्लिश भी स्टार्ट करनी है, बिकॉज लाइक जो आपका उत्तराखंड का और जो यूपी का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए वो काफी ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट भेज रखी है, बस उतना पढ़ लो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, मैंने भेज दी थी, ठीक है। आप लोगों को मिल गई होगी। और बाकी इंग्लिश जो है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अमाइंस जो है, ठीक है। तो आपको पता है अमाइन क्या होता है? बेसिकली नाइट्रोजन का डेरिवेटिव होता है ना। तो अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। मतलब ये है कि अमोनिया में से जब आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे, ठीक है, और वहां पर अगर मान लो कुछ और लग जाता है उसकी जगह पे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अमाइन हो जाएगा। तो अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईदर 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। यानी कि अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है आपका NH3, ठीक है, NH3। यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटाओ, 2 हाइड्रोजन को हटाओ, या तीनों को हटा दो, और उसकी जगह पे एल्काइल या एराइल ग्रुप को ऐड कर दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है अमाइन की। तो इन कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू अमाइन, ठीक है। तो क्या होता है जब आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहे हो? हाँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड जितनी भेजी है बस उतना ही कर लो भाई, और ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी ज्यादातर उसमें बायो के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बाकी और क्वेश्चंस अगर मैं देखूंगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप उतना कर लो और बाकी मैं आपको इंग्लिश करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद है इन कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू अमाइन, ठीक है। तो जब आप एलिफेटिक अमाइन की नेमिंग करते हो, आईयूपीएसी नेमिंग, तो उसमें स्टार्टिंग में आप एल्काइल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा CH3NH2, तो CH3NH2 को मैं क्या बोलूंगा? अल्काइल अमाइन बोलूंगा, ठीक है। अगर CH3CH2NH2 होगा तो सॉरी, ये मिथाइल अमाइन है, ठीक है, ये मिथाइल अमाइन है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मान लो CH3CH2 लगा हुआ तो इथाइल अमाइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रीफिक्स आप इथाइल ग्रुप का लगाते हो और उसके बाद अमाइन लिख देते हो नाम में, तो वो आपका क्या हो जाता है? आईयूपीएसी नेम हो जाता है, ठीक है।
और उसके बाद जो है आप उनको एल्केनामाइंस के नाम से भी बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मतलब कॉमन सिस्टम में तो आपको अल्काइलामाइन करके बताना, जैसे इथाइलामाइन हो गया, प्रोपाइलामाइन हो गया या मिथाइलामाइन हो गया। अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो आप एल्केन का नाम पहले लोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास इस तरीके का है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2, ये है सपोज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप इस एल्कीन का नाम लोगे। एल्कीन जो बनना है यहाँ पर क्या बनना है, प्रोपीन बनना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आईयूपीएसी और कॉमन नेम इसका करना है। कॉमन नेम में आप एल्काइल से स्टार्ट करोगे और आईयूपीएसी नेम में आप एल्केन का नाम पहले लिखोगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जो ये अमाइन ग्रुप है, तो अमाइन ग्रुप में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन एटम 3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है। तो कई बार ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई जो आपका अमाइन ग्रुप होता है उसमें नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 होगा, sp2 होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, वहां जाके आप फिर दिमाग लगाओ, फिर फाइंड आउट करो, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पिरामिडल इसका ज्योमेट्री है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये होता है मतलब अमाइन ग्रुप जो होता है, यहाँ पर आपका मान लो ये अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंगल CNE, ठीक है। CNE का मतलब ये वाला जो एंगल हो गया, यहाँ पर E क्या हो सकता है आपका, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो CNE का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और कार्बन और बाकी आपका दूसरा जो भी है, मतलब यहाँ पर इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, वो आपका लेस देन 109.5 डिग्री होता है। यानी कि कितना होता है, लगभग लगभग 108 डिग्री के आसपास होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन पे। इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन दी है वो आपको नाइट्राइल के साथ दी है कि नाइट्राइल से आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और इनको मैं इसके एनसीईआरटी भी ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। हम्म, तो पहला जो मेथड है वो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड मतलब ये कि जैसे आपने RNO2 लिया, या फिर आप यहाँ पर वो भी ले सकते हो, मतलब एराइल नाइट्राइल भी ले सकते हो, ठीक है। फिनाइल रिंग के साथ NO2 लगा होगा तो वो भी आप ले सकते हो। तो नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड निकल, palladium or platinum, and also by reduction with metals in acidic medium. So nitroalkanes can also be similarly reduced to the corresponding alcohol, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका ये RNO2 भी हो सकता है या फिर ArNO2 भी हो सकता है। मतलब ये है कि बेंजीन बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 लगा है या फिर कोई एल्केन की चेन है उसके आगे NO2 लगा है, तो दोनों ही केस में आप इसको रिड्यूस करके अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एल्केनामाइन में या फिर अराइलामाइन में, तो किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, इसका आपको रिडक्शन करवाना होता है। पहला जो रिडक्शन का मेथड है वो है हाइड्रोजन के साथ। अगर आप इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या निकेल या प्लेटिनम, तो प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल, इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो हाइड्रोजन गैस के साथ। और उसका रिडक्शन होने के बाद जो है ये नाइट्राइल का रिडक्शन होने के बाद जो है नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होने के बाद आपको अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पर रिडक्शन कराने का है LiAlH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इससे भी आप रिड्यूस करके आप RnH2 बना सकते हो। और उसके बाद जो अलग से और मेथड है वो है आपका मेटल के साथ, ठीक है। तो ये लिखा है कि एंड विद रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में आप अगर मेटल ले रहे हो, जैसे कौन कौन सा मेटल, टिन ले लिया या फिर आयरन ले लिया, तो ये क्या है, आपके रिड्यूसिंग मेटल है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे और उसमें उसको ये NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका तीसरा मेथड हो गया जिससे आप रिडक्शन कर सकते हो। तो मेटल के साथ HCl लो, H2 के साथ PdPt या निकेल लो, या फिर LiAlH4 के साथ ईथर लो। तो कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल करके अगर आप नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करवाते हो तो आपको अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड हो गया जिससे आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये आपने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले रखा है, इसका आप क्या कराओगे, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब है अमोनिया से आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि यू हैव रेड दैट द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड कैन बी इजीली क्लीव्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। Hence, an alkyl or benzyl halide on reaction with an ethanolic solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by an amino group। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, यानी कि एल्काइल हैलाइड का मतलब हेलो एल्केन ले रहे हो, जिसमें एल्केन के साथ एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो हेलो एल्केन जब आप लोगे और उसका अमोनोलाइसिस करवाओगे, अमोनोलाइसिस का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो एल्केन में आपका हेलोजन एटम जुड़ा होगा उसको उड़ाकर उसकी कोई जगह और ले लेगा, ठीक है, मतलब कोई और न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस लविंग है और खुद क्या करे, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को कैरी करे, ठीक है, तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसमें लिखा है कि इन विच द हेलोजन एटम इज रिप्लेस बाय एन अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पर जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो आपका NH3 में NH2 होता है वो आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जो इसकी जगह ले लेता है आके क्लोरीन की या जो भी मतलब आप हेलोजन होगा वहां पर, तो उसको न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर हो जाएगा। तो इस वाले प्रोसेस को होमोलिसिस कहते हैं। और ये एक सील ट्यूब के अंदर होती है 373 केल्विन पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। द प्राइमरी अमीन thus obtained behaves as a nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary and tertiary amine and finally quaternary amine ammonia salt, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो क्या होगा कि आपकी प्राइमरी अमाइन बनेगा क्योंकि आपने हेलोजन एटम को हटाया तो डायरेक्टली NH2 ग्रुप आकर जुड़ गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी अमाइन है वो आपका दोबारा से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और दोबारा से क्या है, जो मिक्सचर में आपका अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा उसके साथ जाके फिर रिएक्ट करेगा और फिर सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बनाएगा और फाइनली एक क्वाटरनरी अमोनिया अमोनियम सॉल्ट बना देता है, ठीक है। तो मतलब आप ये ध्यान रख सकते हो इसमें जो है कैसे होगा इसका रिएक्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका जो कंप्लीट रिएक्शन है। जैसे मान लो आपके पास है यहाँ पर यहाँ पर है, जैसे मान लो NH3, ठीक है। तो NH3 को आप RX यानी कि हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा RNH3X, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया अमोनियम सॉल्ट है। अब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन गायब होगा और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के साथ मतलब ये HX गायब होगा। HX मतलब आपका क्या बोलते हैं, जैसे अगर Cl लगा होगा तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। तो HX यहाँ से जो है रिमूव होगा, ठीक है। तो आगे जो फर्दर रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। HX रिमूव होने के बाद क्या बचेगा, RNH2 बचेगा, ठीक है। अब ये RNH2 जो है ये फर्दर आपका RX से रिएक्ट करेगा, यानी कि जो भी आपका हेलो एल्केन प्रेजेंट होगा उसके साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और फर्दर रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। सेकेंडरी अमाइन का मतलब कि उसमें दो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। तो RNH2 था पहले, अब ये क्या बन जाएगा, R2NH बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, N के साथ आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा है और दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए ये R2NH बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये फर्दर आपका RX के साथ रिएक्ट करेगा और उसके बाद टर्शरी अमाइन बना लेगा, यानी कि R3N बना लेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, टर्शरी अमाइन, यानी कि नाइट्रोजन के साथ तीनों बॉन्ड जो है अलग अलग, मतलब तीनों बॉन्ड जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हैं। तो ये क्या हो गया आपका टर्शरी अमाइन हो गया। और उसके बाद जो है फिर से यहाँ पर क्या होगा, RX के साथ रिएक्ट करेगा और RX के साथ रिएक्ट करने के बाद फाइनली यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा, जो कि ऐसा दिखेगा आपको R4NX, जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ आपके क्या जुड़े होंगे, चार अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे और उसके साथ यहाँ पर X यानी कि हेलोजन एटम भी यहाँ पर जुड़ा होगा, ठीक है। एंड इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो ये आपका फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन घूमेगी और लास्ट में आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना के दे देगी। अब इसमें ये लिखा है कि फ्री अमीन या अमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना है, जब इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी कि कंसंट्रेटेड अगर कोई बेस ले लेंगे, जैसे NaOH ले लिया या स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ठीक है, तो उसके साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो फाइनली आपको यहाँ पर RNH2 मिल जाएगा प्लस वाटर प्लस NaX मिल जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन आपकी यहाँ पर कंप्लीट होगी, जहाँ पे लास्ट में आपको वापस से अमाइन मिल गया। यानी कि अमाइन जो है वो आपको यहाँ पर बीच में भी मिला था, लेकिन ये वाला अनस्टेबल होगा, ये बार बार क्या कर रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा। और जब तक ये रिएक्ट करके रिएक्शन को यहाँ तक नहीं पहुंचा देता, यानी कि जब तक क्या है, सारे के सारे जो आपके RX है यानी कि हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल
जब तक इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड अपने आप होती रहती है। और जब ये पूरा जो जो आपका हेलो एल्केन है वो पूरा R4NX यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाओगे, तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक अमाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। ठीक है, तो ये समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। यस यस सर। चलो अब तीसरे पे आ जाओ। ठीक है, ये तो आपका नाइट्रो कंपाउंड वाला हो गया था, पहला नाइट्रो कंपाउंड का हुआ, उसके बाद हेलो एल्केन वाला हुआ, और उसके बाद ये साइनाइड वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी साइनाइड वो है, साइनाइड वाला आपके पास मॉलिक्यूल है, यानी कि एल्केन के साथ आपका CN साइनो ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो नाइट्राइल है, मतलब ठीक है, ये गलती से शायद मैंने यहाँ पर नाइट्राइल वर्ड यूज कर दिया था, नाइट्रो वो नाइट्रो कंपाउंड था, वो नाइट्राइल नहीं है। CN वाला जो साइनाइड वाला होता है वो आपका नाइट्राइल होता है, और जहाँ पर NC लगा होता है वो आपका आइसोनाइट्राइल होता है। ठीक है, या आइसोसाइनेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिडक्शन हम करवाएंगे नाइट्राइल का। तो ये हमारे पास नाइट्राइल है जो कि एक एल्केन की चेन के साथ, मतलब ये अल्काइल ग्रुप की चेन के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। तो RCN का जब रिएक्शन करवाओगे या रिडक्शन करवाओगे आप किसके साथ, LiAlH4, ये रिडक्शन है, रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, LiAlH4 जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिडक्शन आप या तो इससे करवा सकते हो, या फिर वही जो पहले वाले में आपने यूज करी थी H2Ni, या फिर H2 के साथ PD ले लो या प्लेटिनम ले लो, तो वो आप रिडक्शन करवा सकते हो हाइड्रोजन के साथ। और तीसरा यहाँ पर रिडक्शन करने का तरीका है NaHg के साथ। ठीक है, तो NaHg के साथ रिएक्ट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH यानी कि एथेनॉल, तो ये भी आपका एक तरीका है। और फाइनली आपको क्या मिलता है यहाँ पर, RCH2NH2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि R के साथ मतलब ये वाला CN का जो C है वो आएगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा RCH2NH2। ठीक है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये RNH2 बन रहा है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर मेंशन कर रहा है ये RCH2NH2 का, क्योंकि R के बाद जो साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है या साइनो ग्रुप लगा है उसका जो कार्बन है वो भी इस अमाइन में इन्वॉल्व होगा, इसलिए ये RCH2NH2 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका अमाइड का। तो इसमें क्या करेंगे, अमाइड का रिडक्शन करवाएंगे, RCONH2, CONH2 ग्रुप क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है। तो अमाइड का रिडक्शन भी हम इसी से करवा सकते हैं, यही सेम रिएजेंट यूज करेंगे, LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, या फिर सोडियम का इस्तेमाल करेंगे एथेनॉल की प्रेजेंस में। ठीक है, C2H5OH, तो उस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर RCH2NH2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो अमाइड का कार्बन है वो भी आपका इस चेन में आएगा, अमाइन वाली चेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद जो है यहाँ पर और आपको मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको जो यहाँ पर मेथड दिया है ये नेक्स्ट वाला है, इसे हम कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मैकेनिज्म समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में होता क्या है, गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो गैब्रियल थैलीमाइड, ठीक है, सिंथेसिस है, ये प्राइमरी अमाइंस के लिए है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइंस के लिए, मतलब ये है कि नाइट्रोजन के साथ एक ही आपकी कार्बन की चेन जुड़ी होगी। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइंस के लिए, थैलीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड विच ऑन हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड। तो क्या होता है इसमें, हम सबसे पहले थैलीमाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम इसका पड़ा है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो कौन सा है, थैलीमाइड है। और थैलीमाइड का जो फॉर्मूला होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपके पास एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से है, और एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये दोनों आपके किससे जुड़े होंगे, NH से जुड़े होंगे, नाइट्रोजन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ जुड़ता है, एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थैलीमाइड कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थैलीमाइड का स्ट्रक्चर हो गया, इसको जब हम क्या करवाएंगे, KOH से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है कि थैलीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसमें थोड़ा बहुत ये एथेनॉल भी मिला होगा, मतलब C2H5OH भी होगा, तो इट फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो ये क्या बना लेता है यहाँ पर, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना लेगा। कैसे बनाएगा, ये आपने सेम स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O रहेगा यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ पर NH की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, तो H की जगह यहाँ पर क्या आ गया, K आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो ये बन गया। अब उसके बाद फर्दर जो रिएक्शन होगी, ये लिखा है कि विच ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी। तो अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो इसको हम हीट करेंगे अल्काइल हैलाइड यानी कि RX के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एक और बीच में इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, और वो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा होगा, ये रही बेंजीन रिंग, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर जो आपके पास NK आया था, K की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, N के एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो नाम होगा वो होगा N एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है, तो ये इसका नाम है, PTHE एन एल्काइल थैलीमाइड। एल्काइल मतलब कौन सा, जो भी अल्काइल यहाँ पर ग्रुप इस्तेमाल होगा, जैसे जो भी आप यहाँ पर क्या ले रहे होगे, हेलो एल्केन ले रहे होगे। मान लो आपने यहाँ पर प्रोपेन ये क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रोपेन लिया, जो भी लिया मतलब, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन लिया, तो यहाँ पर आपका ये प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, CH2 CH2 CH3 लग रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से उसकी नेमिंग हो जाएगी, जैसे कि एन प्रोपाइल थैलीमाइड। तो जो भी यहाँ पर आपका हेलो एल्केन का एल्काइल ग्रुप होगा, वही उसकी नेम में आ जाएगा। तो ये एन अल्काइल थैलीमाइड हो गया। अब इसके बाद जो इसमें फर्दर रिएक्शन होगी, इसका आप क्या कराओगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाओगे। ठीक है, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, NaOH ले लेते हैं और साथ में वाटर लिख देते हैं। तो NaOH H2O लिख लो या NaOH एक्वस लिख लो, एक ही बात है। तो जब आप इसका ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो वापस से यहाँ पर एक बीच में जो है इंटरमीडिएट बनेगा, नहीं इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आपका ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये ONA। ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ONA, एक तो ये बन गया। और इसके साथ अपना जो मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो क्या है, RNH2। ये RNH2 क्या है, ये आपका 1 डिग्री अमाइन, और यही हमको चाहिए था। तो ये फाइनल प्रोडक्ट अपना ये वाला है। तो इस तरीके से गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के थ्रू पे ये बन जाता है। ठीक है, तो by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine, or aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with anion formed by the thymine। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखो कि एरोमेटिक जो है आप प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते। ठीक है, तो नोट यहाँ पर एक ये है कि एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग वाले आप प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते। ठीक है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर यहाँ पर इम्पोर्टेंट। और क्यों नहीं होता है ऐसा, बिकॉज जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाते किसके साथ, विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड। तो थैलीमाइड ने जो एनाइन यहाँ पर ऊपर बनाया था पोटेशियम के साथ मिलकर, ठीक है, तो वहां पर जो इसमें क्या हुआ था, देखो यहाँ पर पहले क्या आया था, पोटेशियम आया, और पोटेशियम को रिप्लेस किसने करा था, ये अल्काइल ग्रुप ने करा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। तो वो चीज यहाँ पर एराइल वालों के साथ नहीं हो सकती, इस वजह से एराइल वाले यहाँ नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म था, ये आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें प्रिपरेशन में, तो ये हो गई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, इसमें पूरा प्रोसेस दिया नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी ध्यान रखना जैसे मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ये वाली भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, इसका भी मैकेनिज्म। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो हॉफमैन डेवलप्ड अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी अमाइंस के लिए है, 1 डिग्री अमाइंस के लिए है। ठीक है,
बाई ट्रीटिंग एन अमाइड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस और एथेनॉलिक सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो लेंगे, अमाइड लेंगे, ठीक है। अमाइड मान लो मैंने ऐसे ले लिया RCONH2, तो CONH2 ग्रुप कौन सा होता है, अमाइड ग्रुप होता है। तो ये आपने ले लिया, एक अमाइड ले लिया, ठीक है। इस अमाइड को आप क्या करोगे, ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओगे Br2 से, ठीक है, विद ब्रोमीन इन एन एक्वस और एथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साथ में आपको यहाँ पर क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, ये या तो एक्वस हो, मतलब इसमें या तो वाटर मिलाओ, या फिर इसका एथेनॉलिक सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि इसमें थोड़ा सा एथेनॉल मिलाओ, C2H5OH मिलाओ, ठीक है। तो इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल और एराइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन of the amide to the nitrogen atom. The amine so formed contains one carbon less than that the present in the amide, ठीक है। तो इसके बाद रिएक्शन फाइनल यहाँ पर कैसी हो जाएगी, यहाँ पर आपको मिलेगा RNH2 प्लस यहाँ पर इसके जो बाय प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, प्लस यहाँ पर NaBr आपको मिलेगा सोडियम ब्रोमाइड, प्लस आपको यहाँ पर वाटर मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो आपने अमाइड लिया था, अमाइड में आपकी एक तो एल्काइल चेन थी और उसके साथ यहाँ पर CONH2 का एक कार्बन भी था, लेकिन यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है, इसमें आपका एल्काइल चेन तो आई, उसके बाद सीधे NH2 आ गया, यानी कि ये वाला जो कार्बन था वो यहाँ से गायब हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में जो भी आप अमाइड लेते हो, उस अमाइड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होते हैं उससे एक कम कार्बन आपको यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट में मिलता है, यानी कि प्राइमरी अमाइन में मिलता है, ठीक है। तो CONH2 ग्रुप का जो कार्बन है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बने। तो ये वाली बात यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका इतना ही है, तो इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? यस सर, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर, ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दिए हैं आपको। जैसे पहला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद NH3। तो अमोनिया के साथ जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है किसका, हैलाइड्स का, यानी कि हेलो एल्केन का, तो वो ये होता है RI RBr RCl RF, यानी कि जब भी आप अमाइन का ये अमोनिया का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, ये शायद अमोनोलिसिस वाले रिएक्शन के लिए हो सकता है, हो अमोनोलिसिस वाला रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो आपको सेकंड वाली मैंने रिएक्शन करवाई थी हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड, उसी के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा है कि अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो हेलो एल्केन का, तो उसमें जो है आपका जो आपका आइडो एल्केन होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ब्रोमो एल्केन उसके बाद, फिर फ्लोरो एल्केन उसके बाद, और फ्लोरो एल्केन सबसे लास्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पर है कि इन गैसियस फेज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स अमाइंस इज 3 डिग्री अमाइन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अमाइन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अमाइन इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो गैसेस फेज में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कुछ इस तरीके का होता है कि 3 डिग्री अमाइन का जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम होगा, 1 डिग्री का सबसे कम होगा, और अमोनिया आपका लीस्ट बेसिक होगा। यानी कि 3 डिग्री अमाइन जो होता है, यानी कि एक ऐसा अमाइन जिसमें आपके नाइट्रोजन के साथ तीनों जगह पर कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक वहां पर होगा, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट में, मतलब कि अमोनिया जो है सबसे कम बेसिक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी वही रीजन है जो मैंने आपको बताया था। देखो क्या रीजन है ना इसका, जब आप 3 डिग्री अमाइन लोगे, ठीक है, तो 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा, तीनों तरफ आपके
एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे होंगे, और आपको पता है यहाँ पर एक आपके पास लोन पेयर भी है, ठीक है। अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई बेसिसिटी के हम दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि भाई अगर किसी बेस में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो OH ग्रुप कितनी आसानी से निकलेगा उसे हम ज्यादा अच्छा बेस मानेंगे। जैसे एसिड में हम मानते थे कि H प्लस आयन जो है, प्रोटॉन जो है, वो जितना अच्छे से निकल पाएगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। तो बेस में हम ये मानते हैं कि OH ग्रुप जितना आसानी से निकल पाएगा उतना अच्छा बेस होगा। या दूसरा तरीका बेसिसिटी को मेजर करने का होता है कि भाई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो है वो जितना आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल रिलीज कर पाएगा दूसरे को, वो उतना अच्छा बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पर जैसे अमीन के पास क्या है या अमाइन के पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर जितना अच्छे से किसी को डोनेट कर पाएगा उतना अच्छा ये बेस होगा। तो अब होगा क्या, ये आर 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 जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या लगाएंगे, कौन सा इफेक्ट लगाएंगे ये, प्लस आई इफेक्ट। बताओ। बोलो भाई कौन सा इफेक्ट इंडक्टिव लगाएंगे इफेक्ट। ये। इंडक्टिव इफेक्ट सर, प्लस आई। प्रश्न भी आपकी आवाज आ हाँ। नहीं रही है। साई फिर आएंगे। अभी भी नहीं आ रही आवाज। और किसी को आ रही है क्या वैष्णवी की आवाज। हेलो सर, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। पता नहीं क्यों नहीं। नहीं आ रही क्या किसी की आवाज। अरे मेरी वॉइस आ रही है, चैट में लिख के बता दो एक बार। यस सर आ रही है। Yes, sir. ठीक है तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। प्लस आई प्लस आई इफेक्ट। इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा नाइट्रोजन पावरफुल होगा इस चीज के लिए कि वो अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर। इसलिए 3 डिग्री अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा आपका बेसिसिटी शो करेगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। एंड देन 1 डिग्री आपका सबसे उसमें पीछे आएगा, और उसके बाद लास्ट में अमोनिया। क्योंकि अमोनिया लास्ट में इसलिए आए क्योंकि अमोनिया में खाली हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कभी भी प्लस आई नहीं लगाता, ठीक है। प्लस आई कौन लगाते हैं, अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अमोनिया आपका सबसे वीक बेसिक हो जाएगा अमंग 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन एक्वस फेज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वस फेज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्वस फेज में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी यहाँ जो दिया है वो आपका दिया है C2H5 का होल ट्वाइस NH, फिर C2H5 का होल थ्राइस N। तो यहाँ पर आप देख रहे हो C2H5 का होल ट्वाइस NH का मतलब क्या है, ये N है, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर C2H5 लगा है, ठीक है। C2H5 मतलब CH3CH2, और यहाँ पर भी क्या लगा है, CH2CH3 लगा है। मतलब ये एक क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, इधर भी एक इथाइल ग्रुप लगा है। और अगला वाला आप जो देखोगे वो C2H5 का होल थ्राइस है, यानी कि नाइट्रोजन के तीनों साइड पर क्या लगा हुआ है, आपके इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब एक्वस फेज होता है, ये बहुत ध्यान रखना है। गैसेस फेज में तो अपना वही वाला लॉजिक काम करेगा जिसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही होगा, लेकिन एक्वस फेज में जो है वो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके कुछ रीजन है वो आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना कि किस वजह से ये होता है, ठीक है। तो C2H5 का होल ट्वाइस का मतलब क्या है कि ये 2 डिग्री अमाइन हो गया यहाँ पर, उसके बाद ये 3 डिग्री अमाइन हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, ये आपका 1 डिग्री अमाइन हो गया, और लास्ट में क्या आएगा, अमोनिया आएगा। तो एक्वस फेज का ऑर्डर क्या रहता है, 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री की उससे कम, फिर 1 डिग्री की उससे कम, और लास्ट में क्या आता है, अमोनिया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपको मिथाइल वाले ग्रुप के साथ दे रखा है, इथाइल वाला ग्रुप तो वैसे था। तो मिथाइल वाले ग्रुप में आप देखोगे जब भी आप मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो मिथाइल वाले ग्रुप में यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, 2 डिग्री, फिर उसके बाद ये 1 डिग्री, उसके बाद ये 3 डिग्री, और उसके बाद अमोनिया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब इथाइल ग्रुप होगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री का ऑर्डर लगेगा, और जब अब मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो आपका 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री का ऑर्डर लगेगा, ठीक है। तो ये जो है नंबर याद कर लो, ठीक है, 2 3 1 ये किसके लिए होता है, इथाइल के लिए। अमोनिया तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 2 3 1 उसके लिए हो गया, और 2
सॉरी एक मिनट 231 नहीं बताया था 231 इसमें 213 है सॉरी इसमें क्या है मिथाइल वाले में आपका 213 213 ये आपका मिथाइल में है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है यही वाला क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इसका क्या होगा सेम क्वेश्चन जो है आपको ये नीट में भी कई बार पूछा गया है ठीक है इस बार आया था क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को पता है नीट नो के सर पेपर में इस नहीं बार आया इससे था, रिलेटेड कुछ आया था क्या नहीं आया था सर। सर वैष्णवी एक्चुअली आपकी वॉइस नहीं आ रही तो आप चैट में बता दो अगर आया तो फिर। नो सर अच्छा नहीं आया था ठीक है तो मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम एग्जाम में आता ही आता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलो अभी इतना ही करते हैं ठीक है उसके बाद जो है इसको आगे कल सुबह रिपीट मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को हम कैसे पहचान सकते हैं उसके लिए टेस्ट दिया हुआ है जिसे हम हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं इसको देखेंगे इसमें क्या होता है और कैसे होता है ठीक है उसके बाद कार्बिलामाइन टेस्ट है फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है ठीक है उसके बाद नाइट्रस एसिड टेस्ट है फिर डाइजोनियम सॉल्ट का टॉपिक दिया है तो इतना ही हम पढ़ेंगे ठीक है तो बाकी इतना एनसीईआरटी से आप जरूर कर लेना आज इतना अभी हमने पढ़ लिया बाकी जो है कल से कंटिन्यू करेंगे ठीक है